तो आज हम गहराई से समझने वाले हैं पुष्पी पादपों यानी जो फूल वाले पौधे होते हैं उनमें लैंगिक जनन कैसे होता है। हमारे पास कुछ जानकारी है एक शैक्षिक वीडियो से जो ये पूरी प्रक्रिया समझाता है और हमारा मकसद है इसके जो सबसे अहम पहलू हैं उन्हें पकड़ना। हाँ बिल्कुल। तो चलें फिर, ये पौधे लैंगिक रूप से प्रजनन करते कैसे हैं? लगता है सब कुछ फूलों से ही शुरू होता है। बिल्कुल, फूल सिर्फ देखने में सुंदर नहीं होते, वो असल में इन पौधों के जनन अंग हैं। अच्छा। और मजे की बात ये कि एक ही फूल में नर और मादा दोनों हिस्से हो सकते हैं। हाँ, मैंने देखा है, जैसे बाहर वो हरी पत्तियां सी होती हैं, बाह्य दलपुंज कहते हैं शायद। जी हाँ, बाह्य दलपुंज या कैलिक्स वो कली की सुरक्षा करता है। और फिर वो रंगीन पंखुड़ियां, दलपुंज, कोरोला। हाँ, दलपुंज, उनका मुख्य काम होता है परागणकों को आकर्षित करना। हाँ, जैसे कीट पतंगे। सही। और जो असली काम है प्रजनन का, वो तो फूल के अंदरूनी हिस्सों में होता है। अंदरूनी हिस्से मतलब नर भाग, जिसे पुंकेसर या स्टेमन कहते हैं, इसमें पराग कोश एंथर होता है। पराग कोश, जहाँ पराग बनता है। एकदम सही। यही पराग कण यानी पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। हाँ। और फूल के केंद्र में होता है मादा भाग। मादा भाग, स्त्री केसर। हाँ। स्त्री केसर या पिस्टल। हाँ। इसके भी 3 मुख्य हिस्से हैं। सबसे ऊपर चिपचिपासा वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, वो पराग को पकड़ने के लिए। बिल्कुल। फिर एक नली जैसी संरचना, वर्तिका या स्टाइल। और सबसे नीचे फूला हुआ हिस्सा है अंडाशय, ओवेरी। अंडाशय। और इसी अंडाशय के अंदर होते हैं बीजांड यानी ओव्यूल्स। अच्छा। और हर बीजांड के अंदर होती है एक अंड कोशिका, एग सेल। ठीक है, तो कुछ फूलों में ये दोनों भाग नर और मादा एक साथ होते हैं, जैसे गुड़हल में। हाँ बिल्कुल, गुड़हल जैसे फूल उभयलिंगी बाइसेक्शुअल कहलाते हैं। और कुछ में सिर्फ एक ही होता है। जी, जैसे पपीता। पपीते के पौधे या तो नर होंगे या मादा। ऐसे फूल एक लिंगी यूनिसेक्सुअल कहलाते हैं। समझ गया। अब प्रजनन के लिए क्या जरूरी है? अब आता है महत्वपूर्ण कदम। पराग कणों का नर भाग यानी पराग कोश से निकलकर मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचना। इसी को परागण कहते हैं, पॉलिनेशन। हाँ, यही परागण है। और ये भी अलग अलग तरह का होता है। हाँ, मुख्यतः 2 तरह का। अगर पराग उसी फूल के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल पर गिरे तो वो है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा, खुद ही। हाँ, और अगर पराग एक पौधे के फूल से निकलकर किसी दूसरे पौधे के उसी जाति के फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचे तो वो परपरागण हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन। बिल्कुल। और इसके लिए किसी बाहरी कारक की जरूरत पड़ती है, जैसे हवा, पानी या फिर कीट। अच्छा, तो वो रंगीन पंखुड़ियां और खुशबू कीटों को इसीलिए लुभाती हैं परपरागण के लिए। एकदम सही। परपरागण से आनुवांशिक विविधता भी बढ़ती है, जो पौधों की पीढ़ियों के लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो परागण हो गया, परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच गया। अब आगे? अब जब सही परागकण वर्तिकाग्र पर आता है तो वो अंकुरित होता है। अंकुरित जैसे बीज? हाँ, कुछ वैसा ही। वो एक पतली नली बनाता है, पराग नलिका, पॉलन ट्यूब। अच्छा। ये पराग नलिका वर्तिका से होती हुई नीचे अंडाशय में मौजूद बीजांड तक जाती है। ठीक है, बीजांड तक पहुंच गई, फिर? अब आता है सबसे खास हिस्सा, जो पुष्पी पादपों को अनूठा बनाता है। पराग नलिका अपने अंदर से 2 नर युग्मक, मेल गैमीट्स, बीजांड में छोड़ती है। 2? एक नहीं? नहीं, 2। इनमें से एक नर युग्मक बीजांड के अंदर मौजूद अंड कोशिका से मिलता है, मतलब संलयन करता है। और इससे क्या बनता है? इससे बनता है युग्मनज, जाइगोट। यही युग्मनज आगे विकसित होकर भ्रूण, एम्ब्रियो यानी नन्हा पौधा बनता है। ठीक है, एक नर युग्मक का काम हो गया, और वो दूसरा वाला, उसका क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल। दूसरा नर युग्मक अंड कोशिका से नहीं मिलता। वो बीजांड में पहले से मौजूद 2 और केंद्रक होते हैं, जिन्हें ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। उनसे जाकर संलयन करता है। ध्रुवीय केंद्रकों से? उससे क्या बनता है? उससे बनता है भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म। ये एक पोषक ऊतक है। पोषक ऊतक यानी खाना। हाँ, एक तरह से। इसका काम है विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण देना। ये भ्रूण का भोजन है। वाह, तो मतलब यहाँ 2 बार संलयन हुआ, एक अंडकोशिका से और एक उन ध्रुवीय केंद्रकों से। बिल्कुल सही, 2 संलयन। इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। हाँ, और ये सिर्फ और सिर्फ पुष्पी पादपों में ही होता है।
ये उनकी एक बहुत बड़ी खासियत है। और इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि भ्रूणपोष यानी पोषण तभी बनता है जब अंड कोशिका का निषेचन सफल हो गया हो। इससे पौधे की ऊर्जा बेकार नहीं जाती। समझ गया, बहुत कुशल तरीका है। तो निषेचन हो गया, अब फूल का क्या होता है? निषेचन के बाद तो फूल में बड़े बदलाव आते हैं। वो जो युग्मनज बना था वो भ्रूण में विकसित होने लगता है। हाँ, पूरा का पूरा बीजांड जिसके अंदर भ्रूण और भ्रूणपोष है वो बीज में बदल जाता है, सीड। बीज बन गया और वो अंडाशय जिसके अंदर बीजांड थे। अंडाशय बड़ा होकर और पककर फल, फ्रूट बन जाता है। अच्छा, तो फल अंडाशय से बनता है? जी हाँ, और फल का काम होता है बीजों की रक्षा करना और उन्हें फैलने में मदद करना। और बाकी हिस्से, पंखुड़ियां, बाह्य दल? वो सब आमतौर पर मुरझाकर गिर जाते हैं। बीजांड की जो बाहरी दीवारें थीं वो सख्त होकर बीज का छिलका यानी बीजावरण, सीड कोट बना लेती हैं। तो बीज के अंदर भ्रूण है, उसका भोजन भ्रूणपोष या बीजपत्र में, और बाहर सुरक्षा के लिए बीजावरण। बिल्कुल सही। और फिर इसी बीज से नया पौधा उगता है? हाँ, जब इस बीज को सही परिस्थितियां मिलती हैं, जैसे सही मात्रा में नमी, हवा और उचित तापमान, तब बीज के अंदर सोया हुआ भ्रूण जाग जाता है और बढ़ने लगता है, जड़ नीचे की ओर और तना ऊपर की ओर। और फिर वो मिट्टी से बाहर आ जाता है? हाँ, एक नन्हा पौधा, सीडलिंग, बाहर निकल आता है। इसी प्रक्रिया को अंकुरण, जर्मिनेशन कहते हैं। और यही नन्हा पौधा फिर बड़ा होकर एक वयस्क पौधा बन जाता है जिसमें फिर से फूल लगेंगे। बिल्कुल, चक्र पूरा हो जाता है। अंकुरण से एक नया जीवन शुरू होता है। बाकी कमाल की प्रक्रिया है। निश्चित रूप से ये पूरी प्रक्रिया और खासकर द्विनिषेचन ये समझाती है कि पुष्पी पादप पृथ्वी पर इतने ज्यादा सफल क्यों हुए हैं। ये संसाधनों का बहुत ही कुशल उपयोग है। तो अगली बार जब कोई फूल देखें तो सिर्फ उसकी सुंदरता नहीं, बल्कि उसके अंदर चल रही जीवन बनाने की इस जटिल और अद्भुत मशीनरी के बारे में भी सोच सकते हैं। बिल्कुल। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है मन में, क्या सभी पौधों के बीजों को अंकुरित होने के लिए एक जैसी ही शर्तें चाहिए होती हैं, या उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी फूलों में दिखती है? सोचने वाली बात है।